हेलो एवरीवन, आज हम अपने पार्शियल पीडीई मैथ का हम लोग 4th यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। मींस इसमें आपका 8th एंड 9th दो ही चैप्टर्स हैं, जिसका जो है मोंगेस मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। इसके बाद आपका हीट एंड वेव इक्वेशन वाला एक ही टॉपिक रह जाएगा और आपका ये मैथ भी जो है फुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में सबसे पहले आपके पास मोंगेस मेथड के लिए आर एस टी और इक्वल्स टू वी इस टाइप में इक्वेशन होगी। डी पी आपने अपनी तरफ से इसको याद करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कर्ल पी बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल पी बाई कर्ल वाई डी वाई, और जो पी है वो हमारा होता है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। तो उस हिसाब से जो डी पी आएगा उसकी जगह आपने आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, डी क्यू की जगह आपने लिखना है एस डी एक्स प्लस टी वाई, और इन दोनों में से इन दोनों को सोल्व करके हम आर और टी की जो है वैल्यूज़ निकाल के जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इस टाइप में एक इक्वेशन बनेगी, क्या आर डी पी डी वाई टी डी क्यू डी एक्स वी डी एक्स डी वाई, फिर एस के साथ सारा मटेरियल। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। ये ना मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशंस है। मींस जब हम सोल्व करेंगे, सम सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। जो सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे वो डी वाई इज इक्वल्स टू एम वन डी एक्स और दूसरी में आएगा एम टू डी एक्स। इन दोनों के इंटीग्रेट करके हमारे पास इंटरमीडिएट इंटीग्रल इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। आपको दिया है आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी, तो स्पेशली अभी बताया मैंने डी पी और डी क्यू को आपने याद करना है, वहाँ से आर और टी की वैल्यूज़ भी याद करनी है। अब आपके पास आर एंड टी है, आपने आर एंड टी को पुट किया। उसके बाद आपने लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपने सारी टर्म्स एक साइड और एस वाली टर्म्स एक साइड रखनी है। जो अपन ने विदाउट एस वाली रखी हैं उनको इक्वल्स टू ज़ीरो रखो, और एस के साथ जो रखी हुई हैं उसको इक्वल्स टू क्या रखो, ज़ीरो। अब ऊपर वाली जो ये थी डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, इसको रखा साइड पे। हमने जो सॉरी उसके बाद हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर्स करने के बाद आपके पास डी वाई बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब आपको ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने ये चेक किया कि डी वाई की दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। डिफरेंट आ रही हैं, बढ़िया बात है, क्योंकि जब सेम आएंगी तो अलग सोल्यूशन होगा। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, ए डी एक्स का ए एक्स कॉन्स्टेंट अपन ने रख दिया ए वन। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व कर लोगे। वहाँ से आपके पास डी मतलब आपने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना आपके पास डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए डी एक्स, तो हमारी जो ऊपर बिना एस वाली इक्वेशन हमने कंपेयर करके निकाली थी उसमें आपने डी वाई की जगह माइनस ए डी एक्स पुट किया, और आपकी ये इक्वेशन डी पी प्लस ए डी क्यू में बन गई, और इसका भी इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे आपने ए टू लेना है, और जो ए टू होगा वो फंक्शन ऑफ ए वन होगा। तो हमने p प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि हमने a1 निकाल लिया, उसकी जगह आपने y प्लस ए एक्स पुट किया। ये आपने फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल ढूंढ लिया। अब आपने जो प्लस वाला फॉर्म था वो लेनी है, वहाँ से उसका नाम रखोगे b1। इस इक्वेशन को भी वापस इसी में पुट करोगे, वहाँ से भी p एंड क्यू में आपकी इंटीग्रल फॉर्म आएगी। इसको भी फंक्शन ऑफ b2 मतलब b2 को फंक्शन ऑफ b1 लिखना है। यहाँ से आपके p एंड क्यू में दो इक्वेशंस बन गई। आपने उन दोनों इक्वेशंस को इस तरह एडिंग और सब्ट्रैक्शन करना है कि आपके पास क्या बचे, p एंड क्यू। जब आपके पास p एंड क्यू आ जाता है तो आपने इस सोल्यूशन में पुट करना है डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। p की वैल्यू पुट करो, q की वैल्यू पुट करो, और इंटीग्रल के साइन लगा दो। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें इंटीग्रल आसानी से सोल्व हो जाएगा, कुछ एक ऐसे हुआ करेंगे जिनमें ये सोल्व नहीं होगा। तो इसमें इंटीग्रल हमारा आसानी से सोल्व हो रहा है, तो हमने इंटीग्रेट करके अपने z की जो है वैल्यू निकाल दी। अब ये स्मॉल f1 f2 आए थे, इनका नाम कैपिटल रख दिया, कॉन्स्टेंट्स जो है उसी के अंदर डाल दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट में है t माइनस आर सेकेंड 4y इज इक्वल्स टू 2q tan y। अब आपने फिर वही डी पी डी क्यू आर एंड टी
ये आपकी 4 वैल्यूज़ जो है ऑलरेडी फिक्स हैं। ये आर एन टी एस टी ये सब वैल्यूज़ पुट की, फिर हमने बिना एस वाले अलग और एस वाले अलग कर दिए, जो एस वाले अलग किए इनमें के फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स करने के बाद 2 डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। अब पहले फर्स्ट लेके उसको इस इक्वेशन में पुट करो ताकि हमारे पास एक तो एक्स एंड वाई में इंटीग्रल आ जाए। जब आप सेकंड में पुट करोगे तो आपके पास पी एंड क्यू में इंटीग्रल आ जाएगा। अब जो पी एंड क्यू में आप फंक्शन लोगे कांस्टेंट, वो फंक्शन ऑफ वाई वाला लेके उसका नाम रख दो। सिमिलरली हम दूसरी टर्म लेंगे, वहाँ से आपके पास पी एंड क्यू में फिर एक इक्वेशन आएगी, उसमें कांस्टेंट हमारे C3 4 रख देना या A1 B1 इस तरह रख देना। अब आपके पास पी एंड क्यू में जब 2 इक्वेशंस आ गई, वहाँ से आप पी एंड क्यू बड़ी इजीली निकाल लोगे। फिर डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई फॉर्म में आप इसको पुट करोगे। जब आपके पास पुट करने के बाद देखिए ध्यान से phi1 phi2 फंक्शंस हैं और उनके साथ में डेरिवेटिव्स पड़े हैं। जब आप इनका इंटीग्रेट करना चाहोगे तो आपने क्या करना है, देखिए phi1 एक्स का जो डेरिवेटिव है डी एक्स tan का सेकेंड स्क्वायर वाई, मीन्स आपने इस तरह कलेक्ट कर लिए। phi2 में भी जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो हम उसका इंटीग्रेशन वैसे तो लोग लगाते हैं या पावर फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास phi1 फंक्शन है तो उसका नया नाम रख दिया f1। सिमिलरली सेकंड में रख दिया f2। तो आपके पास इनके नए नए कैपिटल F1 रखने के बाद आपके पास आंसर। थर्ड एग्जांपल में भी फिर वही डी पी डी क्यू आर एस टी आप निकाल के इक्वेशन में पुट करोगे। फिर बिना एस वाली और एस वाली आप कंपेयर करोगे। जब आपने एस वाली कंपेयर की उसके आपने फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने के बाद भी इसमें आपके पास 2 ही सोल्यूशंस आ रहे हैं, 2 डिफरेंट सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो आपने पहले फर्स्ट लेके विदाउट एस वाले कोफिशिएंट में पुट करो, वहाँ से A1 A2 नेक्स्ट, फिर दूसरी वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से B1 B2 मतलब P एंड Q आप निकाल लोगे। P एंड Q जब आप निकाल लोगे आपने फिर उसको डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स क्यू डी वाई वाली इक्वेशन में पुट करना है। फिर इंटीग्रेशन करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर डी एक्स लगा है तो आपने विस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, अगर वाई लगा है तो आपने विस्पेक्ट टू क्या करना है, मतलब डी वाई लगा है तो आपने विस्पेक्ट टू क्या करना है वाई। और जिनके इंटीग्रेशंस नहीं होते उन पे इंटीग्रेशन का साइन लगा के उसका नाम नया F1 F2 कुछ भी रख सकते हो आप लोग। इस तरह से आपके पास जेड की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये मोंगेज मेथड है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर वही आर एस टी हमारे पास दिए हुए हैं, हमने सारे इक्वेशंस में पुट किए विदाउट एस और एस वाली कंपेयर्स करने के बाद फिर एस के जो कंपेयर एस के कोफिशिएंट्स को जब आप इक्वल्स टू 0 रख रहे हो तो वहाँ से वाई एंड एक्स में 2 इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन लेके फर्स्ट वाले में पुट करो, ठीक है, वहाँ से पी एंड क्यू की इक्वेशन आएगी। सेकंड लेके सेकंड में पुट करो, आपको बड़ी इजीली मैंने बता दिया। उसके बाद आपने डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में इक्वेशंस पुट करनी है। अगर आपको डेरिवेटिव बन जाए तो आपने इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज इंटीग्रल के जो साइंस हैं वो लगा के आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल में अब आपके पास क्या होगा कि एक ही इंटरमीडिएट इक्वेशन को आप सोल्व करोगे। बता रही हूँ आर एस टी सारा निकालने के बाद आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो हमारी वैल्यूज़ आती थी उसमें 2 सोल्यूशंस थे। आप 2 सोल्यूशन से भी सम कर सकते हो, बट इन्होंने एक आपको और सोल्यूशन बता दिया कि बाय चांस आपके पास डी वाई में 2 इक्वेशंस आ रही हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन लेके हमारी विदाउट एस वाली में पुट करो, वहाँ से पी एंड क्यू में आपके पास इक्वेशन बन गई। ये हमने ना बीए फर्स्ट ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि P का कोफिशिएंट जो dx के अपोन में, Q का कोफिशिएंट dy के अपोन में और कांस्टेंट टर्म आपने dz के अपोन में लगानी होती है। फर्स्ट सेकंड लेके एक सोल्यूशन निकाल लो, फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड लेके एक सोल्यूशन निकाल लो, वहाँ से सीधा आपको z की वैल्यू जो है मिल जाती हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने पीछे वाले मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। नेक्स्ट में भी सेम, हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, y की 2 वैल्यूज़ लेके आप जब पुट करोगे तो हमने एक ही सोल्यूशन यूज़ किया। जब एक सोल्यूशन यूज़ किया तो P का कोफिशिएंट dx के नीचे, Q का कोफिशिएंट dy के नीचे और कांस्टेंट टर्म आपने dz के नीचे। फर्स्ट सेकंड लोगे एक सोल्यूशन आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड लेते हो तो आपके पास पूरे z की ही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में भी सेम, आपने क्या किया, P Q R S T सबकी वैल्यूज़ पुट की। पुट करने के बाद आपके पास y में 2 सोल्यूशंस आ रहे हैं। जब 2 सोल्यूशंस y में सिंगल एक सोल्यूशन आ रहा है, एक सोल्यूशन में तो ये मेथड ही लगेगा। एक सोल्यूशन जब आ जाए तो आपने वही y की वैल्यू हमारे पी क्यू वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद पी क्यू में एक इक्वेशन बन जाती है और फिर वही dx के अपोन में p का कोफिशिएंट, dy के अपोन में q का कोफिशिएंट, dz के अपोन में बाकी सारी थर्ड कांस्टेंट टर्म। पहले 2 लेके एक सोल्यूशन, सेकंड थर्ड लेके एक सोल्यूशन, हमें 2 ही सोल्यूशंस जो हैं इसमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 8th में
भी आपका क्या प्रॉब्लम आई कि जो आपका क्यू है ना, डी क्यू, वो ज़ीरो ही हो गया। जब डी क्यू ज़ीरो है तो कांस्टेंट के इक्वल आ गया। जब आप इस सोल्यूशन को पुट करोगे आपके पास सीधा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू किसके इक्वल होता है? आपका कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। मीन्स आप इस पूरे इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है इंटीग्रेट कर दोगे, आपके पास पूरे जेड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो 7.1 है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 जो है कंप्लीट करेंगे।